आगामी चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों में अपनी तैयारी के बारे में कहा कि अब हम अगले चुनाव के लिए जुट जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने खास बातचीत की। 18वीं लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है और इस समय हमारे साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। सर, जिस तरीके से चुनाव अब संपन्न हुए हैं, कह सकते हैं कि अंत भला तो सब कला, और भारत की जो डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया में संदेश गया है कि हमने विवाद रहित चुनाव संपन्न कराए। अच्छा है, हमेशा से देखिए, ये सॉफ्ट पावर है हमारी कंट्री की। ये हमारी कंट्री का जो इकबाल है, जो लोकतंत्र के सही तरीके से चुनने से दो तीन चीज़ों का ध्यान रखें। हम सबसे पुराने हैं, सबसे बड़े हैं। सो बड़ा होना तो खाली क्वांटिटी हुई, बट क्वालिटी। हर वोटर जिसको वोटर लिस्ट में होना चाहिए वो वोटर लिस्ट में है, बच नहीं सकता। जिसको वोटिंग देने जाना चाहिए वो वोटिंग देने जाता है, उसकी इच्छा है, उसको रोक नहीं सकता। वो जिस जगह में जैसे वोट देना चाहता है वैसे वोट देता है। हम एक दिन के अंदर अंदर 10.5 लाख बूथ से काउंटिंग करके 8-10 घंटे में रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। कितने भी मन में लोगों की शंकाएं रहें, लेकिन जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि परिणाम ही प्रमाण है। तो ना ये सब आप लोगों के लिए है, सब जो लोग बीच बीच में शंका करते हैं उनके लिए है कि उन्हें क्या सोचना चाहिए। एक ही बात है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया में जिस किसी को कोई डाउट हो, चुनाव के दौरान के बदले अब हमसे पूछें। बड़ा वेलकम है उनका, पूछें अब हमसे, हम जवाब देंगे। सर, बहुत बड़ी अपील की है आपने। ये बहुत बड़ी बात भी है कि आप इस समय भी कह रहे हैं कि आपका स्वागत है। निश्चित तौर से चुनाव आयोग ने बहुत सराहनीय कार्य किए हैं और ये वेलकम करना उसी का प्रमाण है। अगली आपका लक्ष्य क्या है? जम्मू कश्मीर के अलावा और भी जगह पर जो चुनाव होने हैं, तो किस तरीके से तैयारियां हैं? जो लीगल प्रोविजंस हैं, जो सिस्टम है, उसके हिसाब से 3 राज्यों में और चुनाव हैं इस बार, इस साल के अंत तक। महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा। तो सब में अपने अपने समय से होंगे, वो निर्धारित प्रक्रिया है। बट इन पर्टिकुलर J&K को वी विल लुक वेरी डिफरेंटली एंड ट्राई एंड स्पीड इट अप इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सर। तो हमने बात की मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से, जो इस समय भी कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की अगर किसी गुंजाइश है किसी को सवाल उठाने की तो अभी भी उनका स्वागत है। और चुनाव आयोग ने लक्ष्य तय कर लिया है अगले चुनाव का। यही हमारे लोकतंत्र की खूबी है कि हम कदम दर कदम लोकतंत्र को मजबूत करते जा रहे हैं। कैमरामैन जैना के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर बैठक के बाद बताया कि ये पहले दिन से स्पष्ट था कि इंडी गठबंधन का गठन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है, हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है और आम आदमी पार्टी अपने दम पर दिल्ली में सभी सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। ये अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए था। लोकसभा चुनाव हमने ईमानदारी से मिलकर के लड़ा है। दिल्ली जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए देश भर में कोई गठबंधन नहीं है और दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के साथ मिलकर के हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। युवा जना श्रामिका रैतु कांग्रेस पार्टी YSR कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद S निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना की कानून व्यवस्था को लेकर 3 पत्र लिखे। सांसद ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर राज्य की कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का गुहार लगाई। दूसरा पत्र राज्यपाल और तीसरा पत्र आंध्र प्रदेश के DGP को लिखा। कर्नाटक के अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री B नागेंद्र ने इस्तीफा दे दिया है। नागेंद्र ने करोड़ों रुपए के अवैध ट्रांसफर मामले में संलिप्तता के आरोपों के बाद इस्तीफा दिया है। ये मामला उस समय सामने आया जब कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड के अकाउंटिंग ऑफिसर चंद्रशेखर P ने 26 मई को आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में इस बात का खुलासा हुआ कि निगम के 187 करोड़ रुपए उनके बैंक खाते से अनधिकृत रूप से स्थानांतरित कर दिए गए। आत्महत्या करने वाले अधिकारी ने नोट में निगम के निलंबित मैनेजिंग डायरेक्टर JG पद्मनाभ, अकाउंटिंग अफसर परशुराम दुरुगनवर और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक सुचिस्मिता रावल का नाम लिया।
इसके साथ साथ नोट में ये भी लिखा है कि मंत्री ने पैसे को ट्रांसफर करने के लिए मौखिक आदेश जारी किए थे। इस्तीफा देने के बाद कर्नाटक सरकार के मंत्री बी नागेंद्र ने कहा है कि उन पर इस्तीफे का कोई दबाव नहीं था और उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया है। मैंने नैतिक आधार पर इस्तीफा देने का फैसला किया। मुझ पर कोई दबाव नहीं था। मुझे पता है कि इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन मैं सरकार या पार्टी को बदनाम नहीं करना चाहता था। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष ने राजभवन तक मार्च किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। भाजपा ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। भाजपा ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में ये पहला विकेट है और पार्टी सरकार में जवाबदेही की मांग जारी रखेगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो लेटर लिखे थे सीबीआई को, इसके बाद में सीबीआई ने खुद एफआईआर रजिस्टर किया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से कुछ टेक्निकल रीजन लेके ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे। एसआईटी से ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है। हमने डिमांड किया है ये पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा सीबीआई से ही होना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में जारी जनहित की परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने तमाम मुद्दों पर तत्काल कदम उठाने को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में रिक्तियां हैं और नियुक्तियां की जानी हैं, वहां से तत्काल आवेदन चयन आयोगों को भेजा जाए और चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय की जाए। उन्होंने जीएसटी संग्रह के प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए जल भराव से बचाव की व्यवस्था पर भी बात की गई। साथ ही बरसात में फैलने वाले रोगों को लेकर तैयारी करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में कमिश्नरी स्तर पर महिला संरक्षण गृह को एक्टिव कराने की भी बात की गई। बैठक में माध्यमिक विद्यालयों के कायाकल्प को तेज करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने तेज गर्मी के मौसम में अनावश्यक बिजली कटौती न करने और लोगों को पेयजल की समस्या न हो, इसको लेकर भी बातचीत की। बीजेपी सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। खबर है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ की महिला जवान ने उनको थप्पड़ मारा। आरोप है कि किसानों के मुद्दे पर टिप्पणी को लेकर कुलविंदर कौर की कंगना रनौत से बहस हुई थी और फिर उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया। फिलहाल आरोपी महिला जवान को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं सीआईएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर के लिए शिकायत दी गई है। आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मतगणना के बाद जमकर हिंसा हुई। हिंसा के दौरान बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता हिंसा का शिकार हो गए। घटना को लेकर पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर राज्य में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं का जिक्र किया और इसमें टीएमसी की भूमिका का आरोप लगाया है। पत्र में शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से राज्य के प्रभावित इलाकों का दौरा करने का भी अनुरोध किया है। दिल्ली में जल संकट के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ने का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक हिमाचल कल से 137 क्यूसेक पानी छोड़ेगा। दिल्ली को हथनीकुंड बैराज के रास्ते अतिरिक्त पानी मिलेगा। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हिमाचल पानी देने को तैयार है, जबकि हरियाणा ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा कि हिमाचल प्रदेश 150 क्यूसेक पानी देने को तैयार है तो हरियाणा को क्या समस्या है। कोर्ट ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देशित किया जाएगा। कोर्ट ने हरियाणा को सहयोग करने को कहा है। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी न हो, ये सुनिश्चित करने को कहा।
साथ ही कोर्ट ने इसके लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड की ओर से दिए गए सुझावों पर अमल करने को भी कहा है। सभी पक्ष इस आदेश पर अमल को लेकर अगले सोमवार तक हलफनामा दाखिल करेंगे। सोमवार को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का रिजल्ट 4 मई को जारी किया था। नीट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 विद्यार्थियों ने 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं। वहीं अब एनटीए ने रिकॉर्ड 67 छात्रों के टॉपर होने की वजहें बताई हैं। एनटीए ने बताया कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को देरी से प्रश्न पत्र दिए जाने की वजह से समय की बर्बादी हुई। ऐसे में इन छात्रों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 में तय किए गए फॉर्मूला के हिसाब से ग्रेस मार्क्स दिए गए। कुल मिलाकर 1563 छात्रों को समय की बर्बादी की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए। इनमें से कुछ छात्रों के संशोधित मार्क्स 720 यानी 100% तक पहुंच गए। इन छात्रों में से 2 छात्रों को ग्रेस मार्क्स की वजह से 718 और 719 अंक हासिल हुए। एनटीए ने आगे बताया कि 2023 में जहां करीब 20,38,000 छात्र नीट की परीक्षा में शामिल हुए थे, वहीं इस साल ये संख्या बढ़कर 23,33,297 तक पहुंच गई। इस साल अधिक छात्र होने की वजह से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या में भी इजाफा हुआ। वहीं फिजिक्स विषय के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न के 2 सही उत्तर पाए गए। ऐसे में दोनों विकल्पों को सही माना गया और 67 टॉपर्स में से 44 के मार्क्स इस संशोधन की वजह से 715 से बढ़कर 720 हो गए। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भीषण गर्मी और जंगल की आग से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित एनसीएमसी बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश भर में भीषण गर्मी और जंगल की आग की वर्तमान स्थिति पर जानकारी दी। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि अप्रैल से जून 2024 के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में सामान्य से अधिक गर्मी वाले 10 से 22 दिन देखे गए। इस वर्ष देश के अधिकांश भागों में मानसून सामान्य या सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। आईएमडी द्वारा भीषण गर्मी के बारे में नियमित अलर्ट भेजे जा रहे हैं। एनडीएमए ने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों द्वारा अक्टूबर 2023 से ही तैयारी बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। राज्यों को नियंत्रण कक्ष सक्रिय करने, भीषण गर्मी के लिए एसओपी लागू करने, पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी और निर्बाध बिजली आपूर्ति के साथ साथ आवश्यक दवाओं और ओआरएस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए परामर्श जारी किए गए हैं। साथ ही राज्यों को स्कूलों, अस्पतालों और अन्य संस्थानों की नियमित रूप से अग्नि सुरक्षा जांच करने और आग की घटनाओं को लेकर जवाबी कार्रवाई के समय में कमी लाने की भी सलाह दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर में विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं द्वारा अपनाए गए हीट वेव की स्थिति और आग और विद्युत सुरक्षा उपायों की तैयारियों का आकलन करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक वर्चुअल बैठक कर चुका है। हीट वेव की तैयारियों और गर्मी के महीनों के दौरान अस्पतालों में आग को रोकने के उपायों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हीट वेव से बचाव को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। निर्देशों के तहत हीट हेल्थ एक्शन प्लान को लागू करने और आईएमडी द्वारा जारी हीट वेव से जुड़ी चेतावनियों का प्रसार करने को कहा गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और एम्बुलेंस तैयारियों का आकलन करने और IHIP पर गर्मी से जुड़ी बीमारियों और मृत्यु की निगरानी करने को कहा गया है। देश भर के स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केंद्रों में हीट स्ट्रोक रूम की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा फायर रिस्क असेसमेंट ड्रिल, अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल पर कर्मचारियों का नियमित प्रशिक्षण करने के सुझाव भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिए हैं। मंत्रालय ने स्मोक अलार्म, आग बुझाने वाले यंत्रों और स्प्रिंकलर्स का रखरखाव करने, इमरजेंसी की स्थिति में आग से बचाव के लिए SOP को जारी करने और नियमित रूप से इमरजेंसी मॉक ड्रिल करने का भी निर्देश दिया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने आज औपचारिक रूप से योग महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कोलंबो में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में दीप प्रज्वलित करके योग महोत्सव का उद्घाटन किया। इससे पहले भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के साथ पहले आर्ट ऑफ लिविंग कार्यशाला में भाग लिया।
10 दिवसीय योग महोत्सव 13 से 22 जून 2024 तक श्रीलंका के विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों पर अलग अलग थीम पर आयोजित किया जाएगा। आज के दौर में यूपीआई लोगों के लिए लेन देन का सबसे आसान और भरोसेमंद विकल्प बन गया है। ये विकल्प अब साउथ अमेरिका के एक देश पेरू में भी जल्द ही देखने को मिलेगा। दरअसल एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और रिजर्व बैंक ऑफ पेरू ने यूपीआई जैसी पेमेंट सिस्टम को पेरू देश में लागू करने के लिए साझेदारी की है। एनआईपीएल ने बयान में कहा कि ये सहयोग एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिससे पेरू साउथ अमेरिका में यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। एनपीसीआई इंटरनेशनल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रितेश शुक्ला का कहना है कि इस पार्टनरशिप का उद्देश्य पेरू के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि करीब एक महीने पहले यूपीआई जैसी प्रणाली विकसित करने के लिए भुगतान नियामक ने बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया था। इसी साल फरवरी में श्रीलंका में भारत की यूपीआई सेवाएं शुरू की गईं, जिससे भारतीय यात्री यूपीआई ऐप का उपयोग करके श्रीलंका में बिजनेस प्लेस पर क्यूआर कोड के जरिए भुगतान कर सकें। इसके अलावा मॉरिशस में भारतीयों के लिए बिना किसी परेशानी के रुपयों का भुगतान करने के लिए रुपे कार्ड और यूपीआई कनेक्टिविटी लॉन्च की गई है। बिहार के लखीसराय के किऊल जंक्शन पर खड़ी पटना जसीडीह मेमू ट्रेन के इंजन में आग लगने की खबर सामने आई है। घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लोगों ने बताया कि ट्रेन जैसे ही जंक्शन पर आकर खड़ी हुई, इंजन से अचानक धुआं उठने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने इंजन को धक्का देकर डिब्बे से अलग किया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। और आइए अब देश भर की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। यौन शोषण मामले में प्रज्वल रेवन्ना को राहत नहीं मिली। बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को जनता दल सेक्युलर के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की हिरासत 10 जून तक बढ़ा दी। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर दुष्कर्म का आरोप है। प्रज्वल को 10 जून तक एसआईटी की हिरासत में भेजा गया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुपरटेक के चेयरमैन और प्रमोटर आर.के. अरोड़ा को नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और उतनी ही रकम के बदले जमानत दी है। अरोड़ा को पिछले साल जून में 700 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी ऑफ ओमान के बीच स्टाफ वार्ता का 2 दिवसीय छठा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। रॉयल नेवी ऑफ ओमान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कमांडर जसीम मोहम्मद अली अल बलूशी ने किया, जबकि भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कमांडर मनमीत सिंह खुराना ने किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को मणिपुर में हिंसा को बढ़ाने और पूर्वोत्तर राज्यों में आतंक फैलाने के लिए उग्रवादियों और आतंकी गिरोहों द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश से संबंधित एक मामले में इम्फाल हवाई अड्डे से एक प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। और आइए कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा में इजरायली सेना का अभियान जारी है। आईडीएफ ने कहा कि उसने मध्य गाजा में संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA के एक स्कूल के अंदर हमास के लोगों पर हमला किया है। वहीं इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी समेत कई अन्य देशों ने हमास से स्थायी संघर्ष विराम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने का आह्वान किया है। गाजा में हमास के खिलाफ